नमस्कार, साउथ एशिया ग्लोबल देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस प्रोग्राम में जीडीपी के बारे में भी बात होगी। इसके पहले एपिसोड में भी जीडीपी के बारे में बात हुई थी। जीडीपी क्या है और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तमाम बिंदुओं पे बात हुई थी। आज भी हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, जीडीपी को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जीडीपी जो है वो तीन बातों पर विशेष तौर से मुख्यतः निर्भर करती है। कृषि क्षेत्र से, और उद्योग क्षेत्र और सेवा के क्षेत्र से। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि का जो क्षेत्र है भारत के लिए बड़ा ही अहम है। यहाँ की 60% जनसंख्या कृषि पे आधारित है, यानी कि कृषि से ही वो रोजगार प्राप्त करती है, कृषि में लगी हुई है। और कृषि का अगर जो इस समय अगर जो देखा जाए कि जीडीपी में जो योगदान है वह 19.9%, यानी कि 19.9% है, जो पिछले साल से आपको बताएं कि जिसमें पिछले साल 3.4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह बढ़ करके कोविड काल में 19.9% इसे कह सकते हैं कि जीडीपी में अपना योगदान देती है। ऐसे में सवाल सबसे पहले यही उठता है कि आखिर जो इतनी बड़ी जनसंख्या जो भारत की है, उसका 60% लोग जिस पर निर्भर हैं, उसका जीडीपी में योगदान 19.9%। आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब हम लेंगे और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर दीप नारायण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। जी धन्यवाद देवेंद्र जी। जी सर, जैसा कि मैंने पहला क्वेश्चन मैंने आपको जीडीपी पे जो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, एक बार फिर मैं उसे दोहराना चाहूंगा कि आखिर जब इतनी प्रतिशत 60% जनसंख्या कृषि पे आधारित है भारत की, और जीडीपी में उसका योगदान मात्र लगभग 20% कह सकते हैं, क्या आपको कम नहीं लगता? जी, बहुत बुनियादी सवाल किया आपने। ये कम है और ये ऐसे ही कम नहीं हुआ। जब देश आजाद हुआ था 1947 में, और उस समय हमारे देश के जीडीपी में कृषि का जो योगदान है वो लगभग 50% से अधिक था। जी। हम सरकार ने एक योजना के तहत कृषि क्षेत्र का जो जीडीपी में योगदान है उसे कम किया है और उद्योग या द्वितीयक सेवाएं जो हैं या तृतीयक सेवाएं हैं उनकी भागीदारी अर्थव्यवस्था में बढ़ाई है। जी, तो सर मैं जानना चाहूंगा, प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आखिर जब इतने प्रतिशत जनसंख्या करीब, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि करीब 60% जनसंख्या कृषि पे आधारित है, तो जीडीपी में उसकी भागीदारी योगदान अगर जो कम होगा तो क्या जो कृषि से जो जुड़े हुए हैं लोग, तो क्या उनका जीवन स्तर निम्न नहीं होता जाएगा? हाँ, मैं आपके प्रश्न का दूसरा भाग का उत्तर दे रहा हूं। जी जी जी। जो आपने बताया कि 60% लोग कृषि आधारित हैं, तो ये ग्रामीण जनसंख्या के साथ आपको कोरिलेट करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारत की लगभग 65% आबादी गांव में रहती है जी। और गांव का भी यदि हम परिभाषा देखें या डिफिनीशन देखें तो ऐसी आबादी जो प्राथमिक
75% से अधिक आबादी प्राथमिक कार्यों में संलग्न हो। जी। ऐसे क्षेत्र को गांव के अंदर लेकर के आते हैं। जी। और प्राथमिक कार्य का मतलब हुआ कृषि जी। या कृषि आधारित कार्य, जैसे पशुपालन, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। तो ये जो जनसंख्या है वो गांव में रहती है, और इनका बात यह है कृषि को मुनाफे में कन्वर्ट करना। आज आपने किसी भी किसान को ऐसा नहीं देखा होगा कि खेती करके उसने नया खेत खरीदा हो, या बेटे या बेटी की शादी करते समय उसने खेत न बेचा हो। मतलब देश की आजादी के बाद धीरे धीरे कृषि घाटे का सौदा बनता चला गया। आपका जो कृषि के जीडीपी में योगदान की बात है कि आबादी 60% रहती है और जीडीपी में योगदान 19% दे रही है। तो इस रेशियो में हमें कृषि को मुनाफे वाले धंधे में, गांव के स्वावलंबन में कन्वर्ट करेंगे, तब ऐसी व्यवस्था हो पाएगी। क्योंकि 60% बाजार भी तो गांव में है जी, लेकिन उसका योगदान अर्थव्यवस्था में कम जा रहा है। तो इसमें जो वर्तमान सरकार है कि किसानों की आय दुगनी हो, ऐसा लक्ष्य है। यदि ये संकल्पना पूर्ण होती है तो कृषि का भी जीडीपी में योगदान बढ़ेगा। जी जी सर, इससे पहले कि हम आपसे अगला सवाल करें और सवाल और जवाब का सिलसिला जारी रहे, इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे। ब्रेक के बाद हम फिर आपसे जीडीपी के इस एग्रीकल्चर के पहलू पर चर्चा करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इस कार्यक्रम में जीडीपी के कृषि के पहलू पर चर्चा हो रही थी और हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर दीप नारायण पांडे जी। और चर्चा हो रही है कि आखिर कृषि में जब इतनी बड़ी जनसंख्या भारत की है और लगी हुई है करीब करीब 60%, तो उसका जीडीपी में योगदान कम क्यों है। तो इसी पे चर्चा हो रही थी, इसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि सर अभी आपने कहा कि जरूरत है कृषि में के क्षेत्र में जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए यह जरूरत है कि उनका विकास किया जाए। तो आखिर उनका विकास किस तरह से होगा? जैसे कि कृषि क्षेत्र का विकास किया जाए तो उनका विकास किस तरह से होगा? सरकारें आखिर कर क्या रही हैं? पिछले आजादी के बाद से आखिर सरकारें कर क्या रही हैं कि इनका विकास नहीं हो पा रहा है? अन्य क्षेत्रों का विकास हो रहा है लेकिन कृषि का विकास जो है दिनों दिन गिरता जा रहा है। जी जी, आपने बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया है। कृषि के व्यवहार को आप देखिए। जी पहले एक गांव अपने गांव और कृषि भारत के अंदर एक दूसरे के पूरक हैं। जी तो पहले एक गांव अपनी आवश्यकताओं की सारी पूर्ति, लगभग सारी आवश्यकताएं गांव में उत्पन्न कर लेता था। जी जी चाहे सब्जी हो, चाहे फल हो, चाहे लोहे का सामान हो या कृषि यंत्र हो, इवन स्वास्थ्य की बेसिक सुविधाएं हो या कपड़े से जुड़ा हुआ कार्य हो। गांव या गांव का जो समूह है 5-6 गांव मिला करके ऐसे जगहों में आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती थी। आज गांव में यदि आपको नींबू पानी पीना है तो नींबू कहीं दूर मंडी से आ रहा होगा। अब गांव में भी सब्जियां बाहर दूर से आती हैं। तो गांव जो एक सेल्फ सस्टेन इकाई था
वो नहीं है। आवश्यकता है उसे सेल्फ सस्टेन बनाने का। सर क्या खाद को आप भी ले ये लीजिए। कहना चाह रहे हैं, जी जी सर मैं आपको रोकना चाहूंगा, सर आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो सब्जियां हैं वो गांव के बदले शहरों में उगाई जाने लगी हैं? जी, अब आपकी बात जी को मैं और आगे कर रहा हूं। जी जी सब्जी ही तक नहीं, मैं इसमें खाद को भी जोड़ा था। अब जी आपको जी मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। जी जी ईस्टर्न यूपी का एरिया देखेंगे तो जी ईस्टर्न यूपी में का व्यक्ति अब खेती नहीं करता है, क्योंकि उसकी खेती मतलब सब्जी की खेती नहीं करता है। जी मेरठ के अधिकांश लोग जाकर के ठेके पर खेत लेते हैं और सब्जियां उगाते हैं। तो जी क्या मेरठ के लोग ज्यादा शिक्षित हैं या ज्यादा अवेयर हैं, जी और ईस्टर्न यूपी के लोग ज्यादा कम अवेयर हैं? जो ये गैप है, ये कहीं ना जी जी कहीं किसानों की चेतना का कमी दिखाता है। जैसे आम के बाग भी आप देखते होंगे, आम के भी बड़े बड़े जी बाग जो है वो शहर केंद्रित जो व्यापारी हैं वो उसको ठेके पे लेते हैं। पहले यही जी कार्य गांव का आदमी करता था। तो जी दिनों दिन जो कृषि के प्रति सक्रियता थी वो जी उदासीनता में कन्वर्ट हो रही है। और इससे जी ये जो आपने लाभ की बात कही या कृषि आय को बढ़ाने की बात कही, वो पूरा, अब मान लिया सेब खा रहे हैं आप, सेब शिमला जी से आ रहा है। मैं नहीं जी कह, हमारे उत्तर प्रदेश में या बिहार में सेब नहीं होता, ऐसा नहीं कहता जी कि उनको सेब नहीं खाना चाहिए या सेब शिमला का ही खाना चाहिए। उसके जी विकल्प वाले भी फल इस बाजार में उपलब्ध थे, उसे यहाँ के लोग क्यों उपयोग नहीं करते? ऐसे गांव जी में जो आहार, रहन सहन, लोगों का जो जी शहर केंद्रित होता जा रहा है, या जो शहरी सभ्यता से प्रभावित होकर के लोगों का खान पान निर्धारित हो रहा है, उससे जो जी लाभ या उत्पादन की जो साइकिल थी, डिमांड जी जी की जो साइकिल थी, वो कहीं ना जी कहीं प्रभावित हो रही है। इससे जी जी गांव का पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन जी बाहर का जी पैसा गांव कैसे आए, इस पर विचार नहीं जी हो रहा है। गांव में पैसा कहां से आता? या तो मनरेगा से पैसा आता है, या जो जी मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़ में लोग कमा रहे हैं वो पैसा जी भेजते जी हैं। बाकी कोई जी स्रोत नहीं है पैसा गांव में जनरेट होने का। जी तो जी गांव का पैसा बाहर जा रहा है, लेकिन गांव में जी पैसा नहीं आ रहा है। इस साइकिल जी को जी सरकार पूरा करना चाहती है या जी करती है, लेकिन जी सरकार का ही पूरा करना पूर्ण नहीं होगा जब तक जी गांव में रहने वाला व्यक्ति इस बात को जी गंभीरता से उसको देखेगा नहीं। और जी जी धान गेहूं जी परंपरागत जी फसल है, पूरा जी कृषक समाज इसी पर ही केंद्रित है। इसके जी विकल्प में भी कृषि हो सकती है, फसल हो सकते हैं, इसके बारे में लोग नहीं सोचते। बागवानी कृषि के बारे में नहीं सोचते। तो कहीं ना जी कहीं कृषि चेतना के विकास की आवश्यकता है। जी जी तो देवेंद्र सर जी। कृषि चेतना के विकास के लिए आखिर क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? आखिर जब जब हमारे किसानों को कृषि चेतना नहीं है, उनकी शिक्षा नहीं है, वो नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, तो आखिर सरकार को करना क्या चाहिए? हालांकि बहुत जिला पे जिला जी कृषि अधिकारी होता है और ब्लॉक पर भी कई अधिकारी नियुक्त होते हैं, कृषि के अधिकारी नियुक्त होते हैं, हर गांव में किसान मित्र भी नियुक्त है, फिर भी ऐसी बातें हैं, आखिर क्यों ऐसा? देखिए, आपने जो बात बताया ये दिनों दिन ह्रास हुआ है। पहले किसान जो है, हम सरकार पर ही निर्भर होते चले जा रहे हैं। जैसे जी आपको ध्यान में होगा, गांव की बहुत सारी समस्याएं गांव के लोग बैठकर सॉल्व करते रहे हैं। या जी कहीं पानी का जमाव हो गया, या किसी के घर में दो भाइयों के बीच बंटवारा हो गया, तो भी गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग इस आपस में इकट्ठा हुए और उनकी बंटवारे को करवा दिए। मतलब ये जो गांव के अंदर सामाजिक सरोकार का भाव रहा है, या जी गांव का अब क्या है, बाजारवाद वर्सेस ग्रामीण का संघर्ष चल रहा है। जी जो महानगर में वस्तुओं का उत्पाद हो रहा है, वो कैसे गांव को बाजार के रूप में उपयोग करके वहां तक पहुंचाया जाए, इसके पीछे सरकार सक्षम इकाई नहीं है। जी जी गांव ही एक पूर्ण इकाई बन सकता है। आपको एक जी उदाहरण देता हूं, शिमला का।
जी आपने शिमला मिर्च का नाम सुना होगा। शिमला जी मिर्च एक हरा होता है, एक लाल भी होता है, पीला भी होता है। जो लाल जी और पीले शिमला मिर्च होते हैं वो लगभग 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो होते हैं। जी शिमला में जो किसान है उसने ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया। सरकार ने नहीं कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों तुम इस प्रकार की खेती करो। जी वहां पर कुछ शिक्षित और जागरूक किसान रहे जिन्होंने, जी जो वहां से टूरिस्ट बसें आती हैं दिल्ली की ओर, और दिल्ली से जो बसें आती हैं शिमला की ओर, उन बसों का जी उपयोग किया। उनमें 4 कैरेट रख दिया और यहाँ पर होटल से टाई अप कर दिया और सामान पहुंचता है। वो जी किसान अच्छी खासी आमदनी करते हैं। केवल मैं शिमला की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे ही भारत के कुछ किसानों ने एक नया मापदंड स्थापित किया है। यहां पर सरकार अनुपस्थित है, तो जी हमसे तो सरकार बोलती नहीं है कि आप अपने बच्चे को इस स्कूल में पढ़ाइए या जी अपने बच्चे को ऐसे मोटिवेट जी करिए। इसे तो हम जी खुद करते हैं ना। जी ऐसे जी ही बिल्कुल। आजीविका का भी विषय है। हम दिनों दिन आत्म केंद्रित हो जा रहे हैं। हम समाज में जो समय देते थे, अपने जी पड़ोस के लोगों को जो जागरूक बनाने में समय देते थे, उसका जी अभाव होता जा रहा है। और कहीं ना जी कहीं इसमें मीडिया का भी रोल है। जी आप देखते होंगे कि मीडिया भी औद्योगिक घरानों के लाभ आधारित समाचार को, विचार को आगे बढ़ाता है। ऐसे जी विचारों को नहीं महत्व देता जिसमें बाजार का लाभ ना हो या जिसमें जी उनका आर्थिक लाभ ना छिपा हो। तो कहीं जी 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 केवल सर, हम एक आपकी पक्ष बात को से जिम्मेदार। सहमत हैं जी। हम आपकी बात से सहमत हैं, इसीलिए तो साउथ एशिया ग्लोबल जैसा चैनल अब मार्केट में आ रहा है और हम इसी कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी, लेकिन और ब्रेक के बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि में और क्या क्या संभावना है जिससे कि जीडीपी में इसका योगदान बढ़ाया जा सके। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं जीडीपी में एग्रीकल्चर की भागीदारी की, कि यह क्यों दिनों दिन कम होती जा रही है। और इस पर इस चर्चा में भाग ले रहे हैं डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी, जो स्पेशल सेंटर फॉर डिजास्टर रिसर्च में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो हम इस बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कृषि क्षेत्र क्यों पिछड़ता जा रहा है। तो मेरा अगला सवाल यही है सर, कि आखिर जो ये कृषि का क्षेत्र है, ये कृषि का क्षेत्र में, जैसा कि अभी आपने कहा कि लोगों को खुद जागरूक होना होगा, खुद करना होगा। हर जगह जो है वो सरकार जो है अपना प्रोग्राम या अपना सरकार के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। अगर लोग जागरूक होंगे तो इसमें जो है काफी सहूलियत मिलेगी लोगों को इस बात की कि वो एक दूसरे को जागरूक करेंगे और वह जागरूकता ही लोगों को विकास के पथ पर अग्रसर करेगी। सर, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर हम घूम फिर करके सरकार पे ही आ जाते हैं। जैसा कि अभी प्रोग्राम के शुरुआत में ही आपने हमसे कहा है कि जब देश आजाद हुआ था उस समय जीडीपी में कृषि का योगदान करीब 50% था, यानी कि 50% था। लेकिन धीरे धीरे ये कमी होती गई। आखिर ये कमी के पीछे सरकार का कहीं ना कहीं तो रोल होना चाहिए। सरकार का नहीं है तो कहीं ना कहीं परिस्थितियों का रोल होना चाहिए। आखिर कौन सी ऐसी परिस्थितियां थी जिससे कि बराबर जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी पिछड़ती गई? जी देखिए, योगदान कम होना और पिछड़ना दोनों में अंतर है। जी
किसी भी अर्थव्यवस्था के कुछ चरण होते हैं। जी पहले अवस्था प्राथमिक कार्यों में संलग्न होती है, कुछ समय के बाद वो द्वितीय कार्यों वाली अर्थव्यवस्था बनती है, कुछ समय के बाद वो तृतीय कार्यों वाली व्यवस्था बनती है, कुछ समय के बाद चतुर्थक कार्य वाली व्यवस्था बनती है। मेरा द्वितीय, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरली से मतलब ये है, प्राइमरी सर्विस का मतलब हुआ कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, सेकेंडरी का मतलब हुआ उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, टर्सरी का मतलब हुआ सेवा आधारित अर्थव्यवस्था, और क्वार्टरली का मतलब हुआ उच्च सर्विस, हाई लेवल ऑफ सर्विसेज जो आते हैं वो इसमें आते हैं। अब भारत 1947 में प्राथमिक कार्यों आधारित अर्थव्यवस्था थी। 1970 आते आते वो सेकेंडरी सर्विसेज में कन्वर्ट होती है, और अभी टर्सरी और क्वार्टरली सर्विसेज के साथ साथ संक्रमण काल में चल रही है। जी ऐसे आप ब्रिटेन को देखेंगे, आज ब्रिटेन में सेकेंडरी सर्विसेज उत्पादन जो है वो घाटे का सौदा हो गया है। अब वहां सेकेंडरी सर्विसेज नहीं है। जैसे हम मैनचेस्टर का कपड़ा जानते थे, आज मैनचेस्टर में एक सुई का एक धागा भी नहीं बनता। तो क्या मैनचेस्टर बर्बाद हो गया या कमजोर हो गया? नहीं, उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। जी सेकेंडरी सर्विसेज से टर्सरी सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म किया है। जी ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था भी है, कृषि आधारित व्यवस्था से भारतीय अर्थव्यवस्था ने ट्रांसफॉर्म किया सेकेंडरी में, सेकेंडरी से ट्रांसफॉर्म किया टर्सरी और क्वार्टरली में। इससे जब पहले तो टर्सरी सर्विसेज नहीं थी, क्वार्टरली सर्विसेज नहीं थी, तो इनका तो योगदान नहीं था। अब इनका भी योगदान आएगा। ये ज्यादा लाभ दे रहे हैं, भारत का सॉफ्टवेयर उद्योग अधिक लाभ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कृषि उससे तो जो उसका शेयर है कम हुआ। कृषि प्रभावित नहीं हो रही है। कृषि का जो शेयर है, कृषि पहले भी 100 रुपया देता था भारत को, आज भी 100 रुपया दे रहा है। लेकिन सॉफ्टवेयर पहले 100 रुपया नहीं दे रहा था, अब वो 1000 रुपया दे रहा है। तो आप परसेंटेज निकालेंगे तो कृषि का योगदान कम पाएंगे। लेकिन निर्भर जनसंख्या, कृषि पर निर्भर जनसंख्या का जो बात है, ये भारत के लिए चैलेंज है। तो इसको दूर करने के लिए सवाल तो मेरा वही है ना सर, कि आखिर जो कृषि की जो जीडीपी में भागीदारी थी वो तब भी 100 रुपए की थी, अब मान लेते हैं, और आज भी 100 रुपए की है। लेकिन जब जो ये भागीदारी, अगर जो सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है कोई, अगर जो सॉफ्टवेयर जैसा कि आप बता रहे हैं, अगर वो उद्योग का क्षेत्र आ गया तो उसकी भागीदारी 1000 रुपए हो गई। तो सर जब वो 1000 रुपए हो गई उसकी भागीदारी, तो सवाल यहां पर यही है कि आखिर कृषि जो पहले से ही था आज भी हमको 100 रुपए ही क्यों दे रहा है? और जब आज ही 100 रुपए देगा तो उसमें काम करने वाले लोगों का जीवन स्तर तो निम्न होगा ही। ऐसे में जब सॉफ्टवेयर का जो क्षेत्र है अगर वो 1000 रुपए दे रहा है, तो क्यों ना हम कृषि को आखिर इस तरह से बनाए कि वो भी 1000 रुपए दे, समतुल्य तो हो। अगर वो तो आखिर ये समतुल्यता नहीं आ रही, उसके समतुल्य वो नहीं हो पा रहा है, तभी तो हमारी कृषि पिछड़ रही है। वहां काम करने वाले लोगों का जीवन स्तर कम हो रहा है, वहां जो लोग रह रहे हैं उनका जीवन स्तर कम हो रहा है, जो उसमें काम कर रहे हैं उनको अपने बेटे बेटियों की शादी अपनी जमीन को बेच करके करनी पड़ रही है, जबकि ऐसा अन्य क्षेत्रों में नहीं है। तो इस तरह से उसको, जैसे अब मान लेते हैं कि उद्योग का क्षेत्र आ गया, अगर जो उद्योग है उद्योग में ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो क्यों ना हम वो उद्योग कृषि आधारित करें जिससे हमारे किसानों को लाभ हो। समय हमारे पास बहुत कम है, जरा कम शब्दों में सर हम चाहेंगे कि अपनी बात खत्म करें। जी। कोटा में लहसुन एक समय में किसानों ने सड़कों पर फेंक दिया। उसी समय दिल्ली के अंदर लहसुन 100 रुपए किलो बिक रहा था। तो कहीं ना कहीं बाजार का और उत्पादन का तालमेल नहीं है, सप्लाई चेन का तालमेल नहीं है, और सरकार को संरचनात्मक विकास करना चाहिए। जैसे
कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई की सुविधाएं, बिजली की सुविधाएं, सोलर सिस्टम, ऐसे कई विकल्प सरकार उपलब्ध कराएगी, तो जो किसानों का उत्पादन का लागत है कम होगा और उनका आय आमदनी भी बढ़ेगा। जी धन्यवाद। जी जी। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सरकार है वो इस कृषि के क्षेत्र की ओर अगर थोड़ा और ध्यान दे तो ऐसा हो सकता है कि कृषि का जो क्षेत्र है जीडीपी में उसका अगर अंशदान बहुत कम आता है तो वह और ज्यादा आने लगेगा और कृषि में काम करने वाले लोगों का या किसानों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। तो डॉक्टर दीप नारायण पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। तो कुल मिलाकर के यही कहा जा सकता है कि अगर जो कृषि की जीडीपी में भागीदारी को अगर निभाना है, ज्यादा हिस्सेदारी निभाना है, तो कम से कम यह बाजार आधारित कृषि करनी ही होगी। इसके लिए किसानों को भी जोर देना होगा और सरकार को भी ध्यान देना होगा। तो फिलहाल जीडीपी के इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।